मैं पूनम खेतान हमारी एमकेएच कॉमर्स वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। इससे पहले हम कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब हम कर रहे हैं लेसन नंबर 5 दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके पार्ट 1 में हमने ये समझा कि कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज का आपस में क्या कनेक्शन है और किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके अंदर भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमारी कैपिटल यानी टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब टर्म्स का उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रांजैक्शन होती है, वो हम आज के चैप्टर में करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टर्म दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये टर्म हो सकता है बिल्कुल नई हो आपके लिए, बट मे बी यू हैव लिसन्ड अबाउट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। तो ये हम जो भी बात कर रहे हैं ये आप ध्यान रखेंगे कि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके उस पर्टिकुलर करंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर ड्यू हो चुके हैं, बट योर फर्म स्टिल डजंट पे इट। अभी तक आपकी फर्म ने उसको पे नहीं किया है। मान लीजिए कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो ड्यू हो गई है लेकिन आप अभी उसको पे नहीं कर पाए हैं, या किसी एम्प्लॉय की सैलरी है जो ड्यू हो गई है, आपने उसको पे नहीं की है। या आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जब कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऑडिटिंग करवाई जाती है, तो ऑडिटिंग करवाते टाइम जो भी आपकी फर्म के अंदर आपकी फर्म की ऑडिटिंग करेगा उसको आपको चार्ज देना पड़ेगा, फी चार्ज करनी पड़ेगी। तो वो ड्यू तो हो गई लेकिन आपकी फर्म ने उसको अभी तक पे नहीं की है, तो वो आपकी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, आपकी फर्म के लिए वो लायबिलिटी हो गई। तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से क्या होगा? एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये चारों जो बात कर रहे हैं इन चारों टर्म्स की, उनका दो ही चीज पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या तो कैपिटल पे जो कि लायबिलिटी साइड में होती है, या एसेट के अंदर कैश पे। ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से क्या होगा आपका? कैपिटल के लिए वो क्या है? इन फ्यूचर तो आपके कैपिटल से लेस होनी है ना, वो कैपिटल के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी होता है तो वो हमेशा कैपिटल के अंदर से माइनस हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई ऑडिटर को 50,000 पे करना था, 50,000 पे करना था, दैट इज एक्सपेंसेस फॉर योर फर्म। तो वो कैपिटल में से 50,000 माइनस हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अगर ये 50,000 माइनस हो जाएगा तो फिर तो बैलेंस शीट का बैलेंस मिलेगा ही नहीं, बट नो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बोला था कि ये जो कंसेप्ट है वो हम ड्यूल एस्पेक्ट पे काम करता है, यानी एक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर कैपिटल कम हो जाएगी तो साथ साथ में आपकी लायबिलिटीज भी तो बढ़ जाएगी ना। अभी पे नहीं कर रहे हैं, इस करंट ईयर में आप नहीं पे कर पाए, लेकिन जब उस बैलेंस को आप आगे लेके जाएंगे तो नेक्स्ट करंट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको इन एक्सपेंसेस को पे करना ही पड़ेगा। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी फर्म के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटी। तो यहां से 50,000 लेस हो जाएंगे, साथ ही आप लायबिलिटी साइड में एक टर्म और ऐड हो जाएगी, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये 50,000 प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया ना, इधर से माइनस हुए, यहाँ पे एक और आपने टर्म लिख दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, जो कि 50,000 से बैलेंस वापस उतना ही आ गया। ओके। द सेकेंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने मोबाइल का नाम सुना है? मोबाइल का नाम तो सुना ही है, मोबाइल में ही देख रहे हैं आप ये यूट्यूब वीडियो। तो यस, तो मोबाइल के अंदर भी दो तरीके का हम लोग डेटा या वो जो रिचार्ज करवाते हैं, दो तरीके से करवाते हैं। एक प्रीपेड मोबाइल्स होते हैं और एक पोस्टपेड होते हैं। पोस्टपेड में क्या होता है कि बिल आते हैं, ठीक है, उसको हम
पहले यूज कर लेते हैं, पहले 1 महीने फोन चलाते हैं, उसके बाद में जितना हम लोगों ने उस फोन का मीटर घुमाया उसको हम पे करते हैं, जैसे आपके लैंडलाइन फोन है। और प्रीपेड फोन जो हम ज्यादातर लोग जो है वो प्रीपेड फोन यूज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लाइक 500 का हमने रिचार्ज कराया, अब उसको हमने पे पहले कर दिया 500 और उसका बेनिफिट जो है वो हम बाद में ले रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड। और पोस्टपेड या जिसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, जो पोस्टपेड हो गया ना उसको आप आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं कि आपने बेनिफिट पहले ले लिया और उसको पे आप बाद में कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके आपने जो प्रीमियम भरते हैं उसका, तो मान लीजिए एक फर्म ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लाइक 1 लाख आप ईयरली उसका पे करते हैं उसका प्रीमियम, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, और ये जो प्रीमियम आपने फिल किया है वो मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वो अक्टूबर से सितंबर आप फिल कर रहे हैं, अक्टूबर से सितंबर आपने उस प्रीमियम को डिपॉजिट करवा दिया, तो ये जो अक्टूबर से मार्च तक का तो आपका इस साल का हो गया, ठीक है, लेकिन मार्च के बाद में यानी अप्रैल टू सितंबर, जो अप्रैल टू नेक्स्ट सितंबर आएगा उसको आपने क्या किया, उसको तो आपने प्रीपेड कर दिया ना, पहले ही कर दिया, यानी उसका बेनिफिट हम बाद में उठाएंगे और पे हमने पहले कर दिया, यानी इस तरीके के एक्सपेंसेस जिनको हमने पे पहले कर दिया, एक्सपेंसेस ही है वो फर्म के लिए, लेकिन हमने उनको एडवांस में पे कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आप सोचिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपने नेक्स्ट ईयर में पे करना, डिपॉजिट करवाना था उसको, और आपने क्या किया, इस साल में करवा दिया, तो आपकी कैश कम हो जाएगी। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो इस कैश में से कम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 1 लाख आपने प्रीमियम डिपॉजिट करा दिया, अब 1 लाख में से यहाँ इस साल का बेनिफिट कितना लिया आपने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 मंथ का तो इस साल का था और 6 मंथ का नेक्स्ट ईयर का, तो यानी 50,000 जो है, जो आपने अप्रैल टू सितंबर का एडवांस पे कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, वो आपकी कैश में से लेस हो जाएगा। अब सेम बात कि कैश में से लेस हो गया तो फिर बैलेंस कैसे मिलेगा। अब क्या है, ये हमारे लिए एसेट बन गई है, ये हमारे लिए संपत्ति हो गई ना, क्योंकि ये हमने पे कर चुके हैं, इसका बेनिफिट हम बाद में मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस लेके ये 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और यहां से 50,000 कैश में से कम हुए, 50,000 ऐड हो गए, तो बैलेंस आपका इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कंपनी ने या फर्म ने अर्न तो कर ली है बट नॉट रिसीव्ड। इसको आप बोल सकते हैं कि जस्ट अपोजिट लाइक दैट, कि आपकी फर्म को या कंपनी को मान लीजिए कहीं से इंटरेस्ट आना था, ठीक है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जहां से आपको इंटरेस्ट आना था, लेकिन वो क्या हुआ, अभी तक आपको मिला नहीं है, तो इसमें वो आपकी इनकम तो है लेकिन आपको अभी तक मिली नहीं है। तो अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं, जो बेसिक है, उसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि जो आपकी इनकम है वो अगर अक्रू हो गई है तो भी वो आपकी करंट ईयर के इनकम का पार्ट मानी जाएगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकम आपकी आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं, तो ये इनकम क्या होती है, कैपिटल के अंदर प्लस हो जाती है। आपकी जब भी कोई इनकम होती है आपकी फर्म की, तो उससे क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है। तो जितनी भी इनकम आनी थी, मान लीजिए 5,000 से आपका इंटरेस्ट जो है वो अभी ड्यू है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल में 5,000 प्लस हो गया, अब बैलेंस गड़बड़ हो गया, नहीं होगा। अब क्या होगा, ये इनकम अब हम
हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो अब यहाँ पे एसेट साइड में हम एक टर्म लिखेंगे अक्रूड इनकम के नाम से 5000 की यहाँ पे लिख, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट टर्म अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई ऐसी इनकम, कोई ऐसी मनी जो आप ड्यू नहीं हुई है, इस करंट ईयर में ड्यू नहीं हुई है आपकी फर्म के लिए, लेकिन आपको मिल गई है, एडवांस में मिल गई है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भर दिया था, तो वो ये जो है ये उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और हमारे लिए क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस की हमने पहले पे कर दिया। ये सेम जस्ट इसका अपोजिट है कि कोई ऐसी इनकम, कोई ऐसी रिसिप्ट जो कि हम लोगों ने अभी ड्यू नहीं हुई है लेकिन हम लोगों को एडवांस में मिल गई है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर मिलनी चाहिए थी, आपको पहले मिल गई, तो इसको आप जब आगे वो ड्यू होगी तब उसके अंदर उसको बैलेंस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपको इनकम मिली, उससे आपका कैश बढ़ गया, मान लीजिए 50,000 कहीं से डिविडेंड आना था आपकी फर्म को या इंटरेस्ट आना था, लेकिन वो आना कब था, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट करंट ईयर में, और आपको मिल गया अभी, उसका बेनिफिट आप पहले उठा रहे हैं, तो इससे आपकी कैश बढ़ जाएगी, और ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, हमारी फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो हम ये लायबिलिटी साइड में इस नाम से इनकम या अनअर्न्ड इनकम के नाम से एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे टर्म लिखेंगे, और जितनी मनी से, जितने पैसे से यहाँ हमारा कैश बढ़ गया, उतनी ही से यहाँ पे हम लायबिलिटीज में वो पोर्शन भी बढ़ जाएगा, जिससे बैलेंस शीट का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। ये कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इनको मैं आपको समझा रही हूँ। ये फॉर्मूलाज आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे, और इसी के बिहाफ पे हम आगे जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, जितने न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो होने वाले हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये हम लेसन के स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, इसको वापस समझेंगे और इसी पे बेस्ड ये बाकी फॉर्मूलाज हैं। टोटल एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि ये आपकी बैलेंस शीट होती है, यहाँ ये लायबिलिटी साइड होती है, ये आपकी एसेट साइड होती है, ठीक है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल आती है और उसके बाद में आपकी बाकी लायबिलिटीज आती है, और एसेट साइड में सारी एसेट्स आती है, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, करंट एसेट्स होती है, उसका बाइफरकेट आप अलग कर सकते हैं, लेकिन ये तीन चीजें यहाँ पे रहती हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको टोटल एसेट निकालनी है, तो एसेट किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस आपकी लायबिलिटी, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी मिलकर क्या बनती है, टोटल एसेट, ठीक है। और ये जो कैपिटल होती है, ये जो कैपिटल है, इसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं, या इसी को ही हम ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। ऑनर्स कौन होते हैं, ऑनर्स मतलब जिसका बिजनेस है, जिसने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, वो कौन है, उस बिजनेस का ऑनर है। तो इसी को ही, इस कैपिटल को ही नेट वर्थ बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर नेट वर्थ वर्ड आता है तो भी ये कैपिटल ही है, ठीक है। इसी को हम ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। जब आप कंपनी खोलते हैं तो उसके अंदर शेयर कैपिटल्स होती हैं, उसको ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। सेकंड फॉर्मूला है आपका टोटल इक्विटी। अब समझिए इसको, इसी फॉर्मूले को घुमा के दे दिया है। टोटल इक्विटी एक्चुअल में क्या है, टोटल एसेट्स, उसका फॉर्मूला क्या है, ऑनर्स इक्विटी या नेटवर्थ यानी कैपिटल प्लस क्रेडिटर इक्विटी। क्रेडिटर इक्विटी क्या है, लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी साइड में दो चीजें होती है, ऊपर जो है वो आपकी शेयर कैपिटल दी होती है, यानी आपकी कंपनी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, ठीक है। सेकंड होते हैं कि हमने पैसा बाहर से उधार ले रखा है, बोरो कर रखा है, लाइक क्रेडिटर से, बाकी लोगों से, जो यानी बिजनेस के बाहर के जो लोग हैं उनसे जो हमने पैसा ले रखा है उसको बोलते हैं क्रेडिटर इक्विटी, उनको हम क्रेडिटर्स इक्विटी बोलते हैं। तो सेम वही ऑनर्स इक्विटी और क्रेडिटर्स इक्विटी मिलके क्या बोलते हैं, टोटल इक्विटी या टोटल एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट
प्रॉफिट या इनकम, प्रॉफिट या इनकम अगर हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कई बार रेवेन्यू को और इनकम को हम एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू और इनकम एक चीज नहीं है, उसके अंदर आपको फर्क समझना पड़ेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। रेवेन्यू एंड इनकम दे आर डिफरेंट टर्म्स। कैसे हैं? मान लीजिए आपका जो भी जिस चीज के अंदर बिजनेस करते हैं, आप जिस भी चीज के अंदर डील करते हैं, बिजनेस है, आपने एक मान लीजिए कार सेल की, ठीक है, आपकी कार की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार बनाते हैं आप, और कार की कॉस्ट जो है वो आपकी आती है 5,50,000, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ कार। यानी जो आपका गुड्स है, गुड्स क्या है, कार के अंदर डील कर रहे हैं तो आपके लिए गुड्स क्या हो गया, कार। तो उस कार की कॉस्ट कितनी आई है, 5,50,000। अब उसको आपने क्या किया, सेल किया, कितने पे, आपने मान लीजिए कर दिया 6,50,000, 6,50,000 पे आपने उसको सेल कर दिया। अब आपके पास में पैसे कितने आ रहे हैं, आपको कोई पर्सन जो है वो आपकी कार को अगर परचेज कर रहा है तो आपकी फर्म के पास में, आपकी कंपनी के पास में कितने पैसे आ रहे हैं, 6,50,000। तो ये 6,50,000 दैट इज रेवेन्यू, जो पैसे आ रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस सब कुछ मिला हुआ है, इंक्लूड है, वो सब, वो क्या है, रेवेन्यू। तो ये 6,50,000 आपके लिए, आपकी फर्म के लिए क्या है, रेवेन्यू। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब उस कार को बनाने में हमने कितना खर्चा कर दिया, कितनी कॉस्ट बैठती है, वो कितनी है, 5,50,000। तो 5,50,000 तो हमारी कॉस्ट है यानी एक्सपेंसेस है। अब आपकी इनकम कितनी हुई या आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख। समझ में आई? 1 लाख इनकम यानी खर्चों के अंदर से, जो पैसा आ रहा है उसके अंदर से जब हम अपनी कॉस्ट माइनस कर देते हैं, हमारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो वो इनकम या प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये भी आगे यूज होने वाली है। अब आता है क्लोजिंग कैपिटल, इसको ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक के अंदर और आते भी हैं, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, आपने कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, 1 लाख कैपिटल लगाई, आपने 1 लाख कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 1 लाख ही पड़े रहे। हो सकता है आपने उस बिजनेस के अंदर कुछ मनी और ऐड कर दी हो, आपके बिजनेस के अंदर कुछ कैश की और रिक्वायरमेंट हो, तो आपके पास में एक्सेस में पड़ा था या आपका बिजनेस रिक्वायर कर रहा था उस कैश को, तो आपने 50,000 और उस कैपिटल के अंदर लगा दिए। ये भी हो सकता है कि बीच में हमें कुछ जरूरत पड़े तो हमने मनी विड्रॉ कर ली हो आप बिजनेस से करंट ईयर के अंदर, तो उससे क्या होगा, ड्राइंग से आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, ये बात हम बता चुके हैं आपको। और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या होगा, आपकी कैपिटल के लिए, कैपिटल में क्या होता है, प्रॉफिट ऐड हो जाता है, अगर लेस और लॉस होता है तो क्या होता है, कैपिटल के से लेस हो जाता है। तो वो जो बाद में बिल्कुल एंड में फाइनेंशियल ईयर के जो कैपिटल बचेगी उसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अब मान लीजिए आपने 1 लाख लगा के और बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर आप ले आए 50,000 और कैपिटल, यानी जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है, बीच में हमें जरूरत पड़ी, हमने 20,000 विड्रॉ कर लिए, हो गया। अब साल के एंड में मान लीजिए हम लोगों को 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। अब जो कैपिटल आएगी वो हमारी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। 1,50,000, उसमें से हम लोगों ने 20,000 लेस कर दिए क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल निकाल ली थी, तो 1,30,000 और उसके अंदर 30,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अब आपकी जो ईयर एंड में जो कैपिटल बचेगी वो होगी 1,60,000, और प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30,000 लॉस होता तो ये 1,30,000 आपकी कैपिटल रह जाती। तो ये है क्लोजिंग कैपिटल, और ये सारा फॉर्मूलाज आपको अपनी नोटबुक में उतारिए। उसके बाद में हम करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज, के बाद में करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पीछे,
एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। पीछे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि इसको देख देख के हम लोग क्वेश्चन करते रहें। क्वेश्चन 24 आपका क्या बोलता है, दो पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट आपका बोल रहे हैं कि मोहन started a business on 1st April 2018 with a capital of 10,000. Borrowed 3,000 from a friend. He earned a profit of 5,000 during the year ended 31st March 2019 and withdrew cash 4,000 for personal use. What is his capital on 31st March 2019? यानी क्लोजिंग कैपिटल हमसे पूछ रहे हैं। चलिए, क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। कितनी मनी लगा के, कितना कैपिटल लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 10,000। हो गया सर। फिर आते हैं, कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, नहीं लगाई है। फिर उसने क्या किया है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन दी हुई है, and borrowed 3,000 from a friend। मोहन ने 3,000 अपने फ्रेंड से बोरो किए। तो यहाँ पे ये कुछ मेंशन नहीं है कि उसने फॉर्म के लिए या अपनी कंपनी के लिए बोरो किए। उसने यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि फ्रेंड से 3,000 बोरो किए, इसका मतलब उसने पर्सनल यूज के लिए बोरो किए हैं। और मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो आपकी फर्म या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। तो मोहन ने अगर अपने फ्रेंड से बोरो किए या कहीं से भी बोरो किए, उससे फर्म को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर मोहन के फ्रेंड ने फर्म को दिए होते पैसे, फर्म ने मोहन के फ्रेंड से उधार लिए होते, तो वो फर्म की लायबिलिटी बन जाती। तो वो ये 3,000 हमारी इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होंगी। ठीक है। He earned a profit of 5,000। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई, क्योंकि ये फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है कि इसमें सारी चीजें आपको दे ही रखी हो। अगर एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है तो हम ऐड करेंगे, नहीं लगाई तो नहीं ऐड करेंगे। फिर आता है कि इसने 5,000 पूरे साल के अंदर प्रॉफिट गेन किए हैं, प्रॉफिट अर्न किए हैं, तो 5,000 हम ऐड कर देंगे। फिर बोलते हैं कि 4,000 कैश विड्रॉ किया है। 4,000 अपने कैश उसके अंदर से, बिजनेस के अंदर से विड्रॉ कर लिया। तो कैश ड्रॉइंग्स होगी, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो वो ड्रॉइंग्स होगी। ड्रॉइंग्स क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। 4,000 हम माइनस कर देंगे। हो गया। फिर हो गया, दैट्स इट। ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल। 10 + 5 15 माइनस 4,000, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 11,000। ठीक है। ये तो था आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट में, इसी क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, उसके अंदर वो देखिए क्या कह रहा है। मे स्टार्टेड ए बिजनेस विद द कैपिटल 15,000। यहाँ भी हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट 3,000। ही ओज 2,500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स। आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स निकालनी है। एसेट निकालनी है कि उसकी एसेट कितनी है। एसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट उस साइड में होती है, एसेट साइड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इधर कैपिटल और लायबिलिटीज का अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमारी एसेट निकल आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल कितनी लगाई है इसने, 15,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 15,000 आपने ओपनिंग कैपिटल लगाई। फिर आपने क्या किया, 3,000 आप अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसको हम प्लस कर देंगे। फिर 2,500 ओज मीन्स कि आपकी फर्म ने कितना पे करना है, और ओन्स का मतलब कि आपकी फर्म के पास में कितना है, यानी आप कितना ऑन कर रहे हैं, आपके पास में कितनी चीजें हैं। तो ओस मतलब कि आपने देने हैं, यानी आपके क्रेडिटर हैं। तो आपके क्रेडिटर जो है वो कौन होते हैं, लायबिलिटी होती है ना आपकी फर्म की, तो वो क्या होंगे, इस साइड में लायबिलिटी साइड में ऐड होंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आपकी टोटल एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, 15, 318 और ये 20,500। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 24। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आने वाली है आपको। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका 31 मार्च 2019 को आपकी टोटल एसेट्स दी हुई है 2 लाख, ठीक है। फिर आपकी दी हुई है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी जो बाहर वालों को यानी क्रेडिटर्स को आपने पे कर दी है, वो दी हुई है आपको 6000, ठीक है। During the year the proprietor had introduced capital 20,000, यानी एडिशनल कैपिटल लगाइए 20,000, विड्रॉ किया है 12,000 पर्सनल यूज, प्रॉफिट भी दिया हुआ है 20,000। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। आपको 1 अप्रैल 2018 की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अब आप ये देखिए कि ये कौन सी कैपिटल होगी। यहाँ पे 31 मार्च को आपको एसेट और लायबिलिटी दे रखी है, यानी ईयर एंड 31 मार्च है, और जो कैपिटल आपसे पूछ रहा है 1 अप्रैल 2018 की, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, ये ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालें, जिस तरीके का डाटा दिया हुआ है उससे डायरेक्ट तो ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, हम थोड़ा सा कान इधर से नहीं पकड़ेंगे, कान को इधर से पकड़ेंगे। समझ में आई बात। तो पहले हम निकालेंगे इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल सकते हैं ना, इसमें कैसे निकालेंगे बताओ, सोचिए थोड़ा। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए यानी ईयर के एंड में आपकी कैपिटल कितनी है वो कैसे जानेंगे। देखिए हमने बैलेंस शीट बनाई थी, ये आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका एसेट साइड, ठीक है। आपको यहाँ इसने ये बोल दिया कि ये आपकी जो टोटल एसेट्स है ये आपकी 2 लाख की है, 2 लाख, ठीक है। लायबिलिटी साइड में इन्होंने बोला कि जो एक्सटर्नल यानी क्रेडिटर्स की जो इक्विटी है, या यहाँ पे बोलेंगे ये लायबिलिटी जो है ये आपकी हो गई 6000, और ये आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो ये कैपिटल अब हम निकाल सकते हैं ना, एसेट्स के अंदर से अगर आप ये लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो ये कैपिटल आप निकाल सकते हैं। कब की, क्योंकि ये 31 मार्च की दे रखी है, तो ये कैपिटल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट होगी, ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी। अगर ये 1 अप्रैल का दिया होता तो हम कैलकुलेट करते तो ओपनिंग कैपिटल निकलती, लेकिन ये कब दे रखा है बैलेंस आपको 31 मार्च को, तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे आप, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। टोटल एसेट्स हैं आपकी 2 लाख, और इसमें से 6000 आपकी लायबिलिटीज को अगर आप माइनस कर देंगे तो 1,94,000 आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल गई है, अब हम इससे ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्लोजिंग कैपिटल यहाँ हम लोगों के पास में आ गई 1,94,000। हमें क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, और बाकी की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि ओपनिंग कैपिटल को x मानकर, जिस तरीके से आप मैथ में करते हैं, बाकी डाटा आप फिल करके और क्लोजिंग कैपिटल में माइनस कर दीजिए, या अगर आप ओपनिंग कैपिटल को इधर लेके आएंगे और क्लोजिंग कैपिटल को इधर लेके आएंगे तो ये सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगा, यानी जो प्लस की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी। कैसे, यानी अगर आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी, उल्टे चलेंगे ना। क्लोजिंग कैपिटल है, अब उसमें जो चीजें ऐड की थी वो हम माइनस करेंगे, जो माइनस की थी वो ऐड करेंगे, तो हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल अगर कोई लगाई है उसको प्लस करने की बजाय माइनस करेंगे। ड्राइंग अगर हमने की है तो उसको माइनस करने की बजाय हम प्लस करेंगे। इफ देयर एनी प्रॉफिट देन इंस्टेड ऑफ माइनस इट वी विल ऐड इट, एंड वाइस वर्सा। गॉट इट। तो चलिए करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को दे रखी है, हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकालिए ना, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 1,94,000। अब देखिए, अब देखते हैं एडिशनल कैपिटल है क्या कोई। यस,
द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल रुपीज 20,000, ठीक है, 20,000 बीच में इन्होंने कैपिटल लगाई है। फिर क्या किया इन्होंने, एंड विड्रॉन 12,000, विड्रॉन की सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना आपका 1 लाख, क्योंकि एडिशनल कैपिटल है तो हम माइनस करेंगे, इसको प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। अगर ड्राइंग्स की है तो हम माइनस नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे प्लस। और कितनी ड्राइंग्स की इसने, 12,000। फिर इसने प्रॉफिट भी हुए, तो प्रॉफिट हम यहाँ क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और अब हम इसको कर देंगे लेस, प्रॉफिट को हम कर देंगे लेस। प्रॉफिट हो गया आपका 20,000 इसके अंदर से हम लेस कर देंगे, और फिर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल 1,94,000, 20,000 प्लस माइनस करेंगे, 12,000 प्लस करेंगे, और उसके अंदर से 20,000 फिर माइनस करेंगे, तो ये हमारी जो अमाउंट है ये आ जाएगी आपकी 1,66,000। ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब अगर आपको इसको रीचेक करना हो तो आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देख सकते हैं, 1,66,000 प्लस 20,000 माइनस 12,000 देन प्लस 20,000, और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी 1,94,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, घुमा के दिया हुआ था, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। ये था हमारा आज का चैप्टर। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो आगे भी आपकी बैलेंस शीट बनाते टाइम काम आने वाली है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। उसके साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे भी हिट कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।